हेलो एवरीवन। धारा 420 अगर मैं आपसे ये कहूं तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा? सबसे पहली चीज कि धोखाधड़ी से संबंधित एक धारा है, उससे संबंधित यहां पर मामले दर्ज किए जाते हैं। धारा 302 का मतलब आप समझते हैं कि हत्या संबंधी मामले यहां पर इससे दर्ज किए जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय न्याय संहिता के आने के पश्चात आईपीसी की ये धाराएं अब यहां पे बदल गई हैं। कौन सी धाराओं का अब क्या मतलब होगा, भारतीय न्याय संहिता में क्या क्या बदलाव लेकर आए गए हैं, कौन सी नई धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं, कौन सी इसमें समाप्त की गई हैं और ये यहां पर धाराएं क्यों लेकर आई गई हैं, इन सारे चीजों को मुद्दों को लेकर आज हम अपने इस टॉपिक को समझेंगे। क्योंकि देखा जाए इसने बहुत बड़ा एक परिवर्तन लेकर आ रहा है भारतीय न्याय संहिता के बारे में। आने वाले यहां पर देखे जाए तो जो धाराएं लगेंगी, जो कानून यहां पर जो केस दर्ज होंगे, वो सब कुछ यहां पर आपको बदल जाएगा। एक नागरिक होने के नाते यहां पर आपको पता होना चाहिए कि आपके देश का कानून क्या है और किसके तहत यहां पर किस तरीके की यहां पर सजा मिलती है। तो चलिए यहां पे समझते हैं। इंडियन पेनल कोड की जगह पे आया बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, और इससे संबंधित यहां पर धाराएं। सबसे पहले देखिए यहां पे जो चर्चा का विषय है, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संसद में देखा जाए मानसून सत्र के दौरान यहां पर एक नहीं बल्कि 3 ऐसे कानूनों में परिवर्तन किया गया। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक कानून के बारे में डिस्कस करूंगा और तीनों ही कानून, क्योंकि बड़े कानून है, काफी बड़े परिवर्तन इसके माध्यम से किए गए, इसलिए यहां पर अलग अलग कानून पर अलग अलग वीडियो लेकर आऊंगा। सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करेंगे क्या है ये कानून और इसमें क्या क्या किया जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता है, केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में देखा जाए तो 3 विधेयक यहां पे पेश किए हैं, ठीक है, जिसमें आपको अभी तक भारत में जो कानून व्यवस्था, जो केस दर्ज किए जाते थे, कानून प्रशासन था, वो एक ब्रिटिशों के द्वारा बनाए गए कानून थे। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के इतने पश्चात एक भारतीय कानून यहाँ पे नहीं बनाए गए थे और फाइनली यहाँ पर आपको परिवर्तन कर दिया गया है। यहाँ पे 70वें स्वतंत्रता दिवस के यहाँ पर अवसर पर इसमें देखिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निरस्त कर उसमें यहाँ पे बदलाव कर दिए गए हैं। समझने वाली जो बात है कि यहाँ पर जो विधेयक लेकर आए गए हैं उनमें सबसे पहला जो विधेयक है, आज हम यहाँ पे एक विधेयक की जो बात करने जा रहे हैं वो है भारतीय दंड संहिता 1860। इसको यहाँ पे देखा जाए तो अब समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पे लाया गया है भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023। हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का क्या प्रावधान है। देखा जाए, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय दंड संहिता जो है वो किससे संबंधित होती थी, एक तरीके की भारत की आपराधिक संहिता थी, ठीक है। अपराधों के संदर्भ में यहाँ पे दंड देने के विधान इसमें शामिल थे। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1834 में स्थापित करके पहले कानून आयोग के अनुरूप 1860 में यहाँ पर देखा जाए तो इसे तैयार किया गया था। आइए थोड़ा समझते हैं इस कानून के बारे में डिटेल से, यहाँ पर इसके विषय में, इसकी आवश्यकता क्यों थी और कैसे इसे बनाया गया। उसके बाद देखेंगे कि भारतीय दंड संहिता की वर्तमान जो स्थिति है, भारतीय न्याय संहिता जो लाई गई है उसमें यहाँ पर उसकी क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन सी धाराएं हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पे आईपीसी जो है वो भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता या आपराधिक कानून से जुड़े हुए प्रावधानों को यहाँ पर रिलेट करती थी। 1860 में से लेकर आया गया। 1 जनवरी 1862 में देखा जाए तो ये अस्तित्व में आ गया। देखा जाए तो इसे दुनिया की सबसे पुरानी अपराध संहिता के रूप में भी हम जानते थे आईपीसी को। आईपीसी जो दस्तावेज है वो किसी अपराध से जुड़े प्रावधानों, उसके दंड मतलब किसी अपराध के संदर्भ में किस प्रकार का दंड यहाँ पर मिलेगा नागरिकों को, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे या जो धाराएं बनाई गई थी वो उससे रिलेटेड एक दस्तावेज है। बस यहाँ पर संबंधित एक मामला था कि आईपीसी के तहत हम सैन्य मुकदमों को यहाँ पर नहीं शामिल करते थे। सैन्य अदालतें जो होती थी सैन्य मुकदमों की सुनवाई करती थी, आईपीसी के तहत वहाँ पर उन्हें दंड नहीं दिया जाता था। इसके अलावा प्रथम विधि आयोग की सिफारिश के आधार पर इसे आपको तैयार किया गया था। अब यहाँ पे देखिएगा दंड संहिता की जरूरत की स्थिति को, तो सबसे पहले देखा जाए तो भारत एक बड़ा देश था और ब्रिटिश जो कह सकते हैं कि अंग्रेज थे, वहां पर उन्हें महाद्वीप पर एक औपनिवेशिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऐसे किसी प्रकार के कानून की आवश्यकता थी। ब्रिटिश शासन के समक्ष प्रशासन में यानी कानून लागू करने संबंधी यहाँ पर उनके समक्ष जो चुनौतियां विद्यमान थी, उसी के दृष्टिकोण से यहाँ पे संहिताकरण यानी कि कानून बनाया गया था। भारत के अलग अलग हिस्सों में देखा जाए तो कई अलग अलग नियम और प्रशासित होते थे, जिससे हर एक क्षेत्र में अलग तरीके की कानून व्यवस्था थी। इसको भी समाप्त करने के लिए उन्हें यहाँ पर एक भारत के संदर्भ पूरे देश में एक ही कानून लागू हो, इसके लिए एक आईपीसी की जरूरत थी।
संसदीय चार्टर और अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विनियमन जो थे अंग्रेजी लोक विधियों, हिंदू कानून, मुस्लिम कानून, भारतीय कानून प्रणाली, काफी जटिल कानूनों के संहिताकरण की यहाँ पे आवश्यक हुई, जहाँ पे सारे हर तरीके के कानून को मिलाकर एक कानून यहाँ पर बनाया जाए और उसी के माध्यम से यहाँ पे प्रशासित किया जाए। और यही था आपको आईपीसी की आवश्यकता, जिसके कारण यहाँ पर उसे 1862 में पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। लेकिन हाल ही में जैसा कि आप जानते हैं भारतीय न्याय संहिता लेकर आया गया है और इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। देखते हैं कि आईपीसी की जगह पे लाए गए भारतीय न्याय संहिता की यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले देखिए कुछ विशेष मुद्दे जो कि आपको पता होने चाहिए, जैसे कि आतंकवाद को लेकर क्या कहता है ये मुद्दा। अब यहाँ पे देखिए भारतीय न्याय संहिता में कहा गया है कि आतंकवाद एवं अलगाववाद पर, सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह पर, देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाले अपराधों इत्यादि को देखा जाए तो इसमें परिभाषित किया गया है, जिनका पहले कानून के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत यहाँ पे उल्लेख किया गया था। तो इनके लिए बाकायदा यहाँ पर अलग से भारतीय न्याय संहिता में इन मुद्दों को व्याख्यायित किया गया है इन डिटेल में। इसके अलावा राजद्रोह का जो अपराध अब तक देखा जाए बड़ा मुद्दा था, पिछले कुछ सालों में यहाँ पर काफी चर्चा का विषय भी रहा राजद्रोह कानून को लेकर। तो यहाँ पर देखिए ये निरस्त करता है, राजद्रोह के अपराध को ये निरस्त करता है, जिसके औपनिवेशिक अवशेष के रूप में यहाँ पर व्यापक रूप से आलोचना की गई थी, जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति और असहमति पर यहाँ पर अंकुश लगाता है। तो राजद्रोह के अपराध को यहाँ पर देखा है तो बड़ा मुद्दा जिसे निरस्त किया गया। इसके अलावा यह मॉब लिंचिंग के अधिकतम सजा के रूप में मृत्यु दंड का प्रावधान करता है और हाल ही के वर्षों में देखा जाए तो एक बड़ा खतरा रहा, क्योंकि हमने देखा कि मॉब लिंचिंग था, भीड़ के द्वारा जो हत्या के मामले थे वो लगातार बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो मॉब लिंचिंग के जो मामले थे अब इसमें आपको जो सजा या दंड के प्रावधान है वो क्या कर दिए गए हैं, मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा और भी आपको लगातार चर्चा का विषय बना रहता है कि विवाह, आपने न्यूज में पढ़ते होंगे कि झूठे वादे करके विवाह इत्यादि के संदर्भ में देखा जाए जो महिलाओं के साथ आपको यौन संबंध स्थापित करने की घटनाएं बढ़ी हैं, उसके संदर्भ में भी यहाँ पर आपको इसमें 10 वर्ष की सजा के यानी कैद का यहाँ पर प्रावधान यहाँ पर किया गया है और धोखे और शोषण को एक सामान्य रूप यहाँ पर आपको इसमें के रूप में से शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा विधेयक विशिष्ट अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा का भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे मामले मूलतः हम विदेशी कानूनों में देखते थे, लेकिन भारत में भी देखा जाए तो ऐसे कानून व्यवस्था लाई गई है जहां पर किसी अपराध के बदले में यहाँ पे जो सजा मिलेगी आपको सामुदायिक सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है, जो अपराधियों को यहाँ पर सुधारने और जेलों में भीड़ को कम करने में आपको मदद करेगा। इसके अलावा विधेयक में चार्जशीट दाखिल करने के लिए अधिकतम 180 दिनों की सीमा यहाँ पे तय की गई है, जिसमें अभियोजन की प्रक्रिया में तेजी आ जाएगी और अनिश्चितकालीन जो देरी होती है उसको यहाँ पर रोका जा सकता है। तो कई सारे सुधारों को हम यहाँ पर देखते हैं, कई बड़े मुद्दों को यहाँ पर परिवर्तित किया गया। देखा जाए तो एक पूरा बड़ा कानून है, लेकिन मुख्य मुद्दों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसके अलावा चलिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ धाराओं में यहाँ पे परिवर्तन की स्थितियों के बारे में, जैसा कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। कुछ धाराएं जो बदली हैं, जैसे कि अब धारा यहाँ पर 302 जो होती है, अब यहाँ पे धारा 302 का मतलब आपको क्या होगा, हत्या के जो मामले थे अब उन्हें हम धारा 302 के अंतर्गत नहीं बल्कि 101 के अंतर्गत यहां पर दर्ज करेंगे। इसी तरीके से धोखाधड़ी के जो मामले हम धारा 420 के अंतर्गत देखते थे, अब उन्हें कहा जाएगा धारा 316 के अंतर्गत। इसी तरह भीड़ भाड़ हंगामा के संदर्भ में जो धारा 144 लागू होती थी, अब यहां पे हम धारा 187 यहां पर लागू करेंगे। इसके अलावा देश के खिलाफ षड्यंत्र की स्थिति में धारा 121 की जगह पे अब धारा 145 को लागू किया जाएगा, अर्थात धारा 145 के अंतर्गत देश के खिलाफ किसी भी षड्यंत्र के मामलों को दर्ज किया जाएगा और उससे संबंधित यहाँ पे प्रावधान उसमें दर्ज किए गए हैं। इसी तरह देश के खिलाफ गतिविधियों को धारा 121A की जगह पे धारा 146 के रूप में शामिल किया गया है। मानहानि के अगर जो केस आपको दर्ज कराने हैं, आपको लगता है किसी व्यक्ति के द्वारा मानहानि यहाँ पर आपकी की गई है किसी चीज को लेकर के, तो अब यहाँ पे जो मामले दर्ज किए जाएंगे वो धारा 499 नहीं होगी बल्कि क्या होगी, धारा 354। इसी तरीके से रेप के मामले जो होते थे अब तक दर्ज किए जाते थे धारा 376 के अंतर्गत, लेकिन यहां पर देखा जाए परिवर्तन करके धारा 63 में रेप, धारा 64 में सजा और गैंग रेप के संदर्भ में यहां पे धारा 70 का प्रयोग यहां पर किया जाएगा। इसी तरह अन्य जो मानहानि के केसेस हैं धारा 499 और 500 को उन्होंने धारा 354 में डाल दिया गया है। धरना प्रदर्शन और आपको दंगा फसाद की जो स्थिति होती थी, यहां पे धारा 147, 48 और 49 को बदल करके नया सेक्शन यहां पर आपको पूरा बनाया गया है।
इसी तरह निषेधाज्ञा के उल्लंघन पे धारा 188 की जगह पे नया सेक्शन यहां पर आपको डाल दिया गया है और राजद्रोह कानून को यहां पर समाप्त कर दिया गया है। धारा 150 के अंतर्गत इसको डाल दिया गया है। तो इस तरीके से यहां पर पूरा परिवर्तन किया गया है भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में। इसको अच्छे से यहां पर ध्यान रखिए, क्योंकि कई सारे मुद्दे, कई सारे टॉपिक, कई सारे क्वेश्चंस के रूप में आपको ये पूछा जा सकता है। तो इसको डिटेल से यहां पे समझ लीजिए और पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और भी टॉपिक्स यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लेकर आएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।